चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। लिखा है आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डिफिकल्ट डिलेमा। बंधु ये जो डिलेमा वर्ड होता है इसका मतलब होता है अ डीप कंफ्यूजन, यानी बहुत ज्यादा घबराहट की स्थिति में है या कंफ्यूजन में है तो उसे डिलेमा बोला जाता है। हिंदी में दुविधा, ठीक है, जहां पे आप ये नहीं सोच पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो जो डिलेमा होती है वो ऑलरेडी डिफिकल्टी उसमें इन्वॉल्व ही होती है, यानी डिफिकल्ट वो होती ही है। तो डिलेमा के साथ डिफिकल्ट या डिफिकल्टी वर्ड का यूज नहीं करते, अदरवाइज सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगला 22, डू यू प्लान अहेड। देखिए जो प्लान होता है वो ऑलवेज फ्यूचर का ही टाइम लेके आता है, तो अहेड का मतलब भी होता है आगे, तो प्लान ऑलरेडी फ्यूचर का ही होता है, आगे का ही होता है, तो इसीलिए प्लान के साथ कभी फ्यूचर नहीं लगाते या प्लान के साथ कभी अहेड भी नहीं लगाते, तो अहेड मत लगाइए। अगला 23, देयर आर लॉट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। एक बात बताइए, जो सरप्राइज होती है या जो सरप्राइजेस होते हैं आश्चर्यचकित चीजें, तो आश्चर्यचकित जो चीजें होती हैं वो एक्सपेक्ट उसे थोड़ी ना कोई किया रहता है, वही तो सरप्राइज होता है। तो सरप्राइज या सरप्राइजेस के साथ अनएक्सपेक्टेड वर्ड नहीं यूज होता, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड की मीनिंग सरप्राइज में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। अगला है आपका 24, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। देखिए यहाँ पे अगेन सुपरफ्लुअस से नहीं लगेगा, क्योंकि रिपीट रिटर्न इन सब में ऑलरेडी अगेन या बैक की मीनिंग इन्वॉल्व होती है, पीछे पढ़ाया था, तो अगेन यहाँ पे गलत है, क्योंकि रिपीट में अगेन की मीनिंग ऑलरेडी है। अगला, दीज कॉस्ट आर पेएबल वट एवर द फाइनल आउटकम। एक बात बताइए, जो आउटकम होता है वो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट ऑटोमेटिक वो फाइनल अंतिम ही होता है, तो आउटकम के साथ कभी भी फाइनल नहीं लगाते या कंक्लूजन के साथ कभी भी फाइनल नहीं लगाते। नेक्स्ट, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। ये जो ईडियम है बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, यानी इसमें टुगेदरनेस की जो मीनिंग है विद वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो विद एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर के साथ, इसके पहले विद लगा के सुपरफ्लुअस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो हर जगह विद्यमान हो ना, तो कंडेम्ड बाई ऑल। तो अगर यूनिवर्सली आपने बोल दिया तो बाई ऑल सब लोगों की मीनिंग ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि यूनिवर्सली मतलब होता है पूरी तरह से, सब तरह से या सभी जगह से। यूनिवर्सली मतलब बोलते हैं ना ब्रह्मांड पूरी तरीके से, तो जब यूनिवर्सली में बाई ऑल की मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूड है कि सब लोगों ने क्या किया, कंडेम किया, निंदा किया, तो बाई ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, या ऐसे समझिए कि यूनिवर्सली के साथ बाई ऑल नहीं यूज करना है। अगला, शी इज स्किल्ड एट अचीविंग कंसेंसस ओपिनियन। एक बात बताइए, जो कंसेंसस होती है ना, जो कंसेंसस होती है ना सर्वसहमत ही होती है। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमत, यानी सब लोगों का मत जब एक होता है उसी को कंसेंसस बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से सर्वसम्मत या सहमत बोलते हैं। तो ओपिनियन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपिनियन होती है राय, और सबकी अलग अलग राय नहीं दिखानी है। अगर कंसेंसस आपने बोल दिया तो ओपिनियन वर्ड की मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूड है। अगला, द बेस्ट थिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ द हाउस इज इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी नाउन का मतलब होता है नजदीकी, तो प्रॉक्सिमिटी में क्लोज वर्ड ऑलरेडी इंक्लूड है, तो क्लोज मत लगाइए। तो ऐसे समझिए प्रॉक्सिमिटी में क्लोज की मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज वर्ड का यूज नहीं करते। अगला, इट वॉज अ बिग ब्लंडर। देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक, यानी ब्लंडर के साथ कभी भी बिग या स्मॉल नहीं लगाते, या ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं लगाते, तो कभी भी ब्लंडर के साथ बिग या स्मॉल मत लगाइए, और ब्लंडर के साथ मिस्टेक मत लगाइए, क्योंकि ब्लंडर का खुद ही मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। अगला, ही इज अ टाल जेंटलमैन। देखिए अगर आप जेंटलमैन बोल रहे हैं तो जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, तो अगर जेंटलमैन लगाइएगा तो कभी भी टाल, बिग, स्मॉल, फैट ये मत लगाइएगा, क्योंकि जेंटलमैन का मतलब होता है हर तरीके से परफेक्ट आदमी। ओके, अगर टाल वगैरह लगाना है तो फिर सिंपली टाल मैन, टाल वुमैन ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन जेंटलमैन के साथ टाल, स्मॉल ये सब मत लगाइए। अगला है, अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत है, इसे लिखना पड़ेगा इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन मतलब मेरी राय है या मेरी राय यह है।
अब आप बात समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू मी कहना क्यों गलत है। जब हम आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू मोहन, तब ये सही होता है। जब हम अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू मी कहते हैं तो गलत क्यों होता। तो देखिए, कहा यह जाता है अकॉर्डिंग टू फ्रेज के साथ कभी भी मी या अस नहीं यूज करते, यानी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते। इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए एक वर्ब होती है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना। तो सहमत आदमी अपने आप से नहीं होता, ये अकॉर्ड का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति से सहमत होना। और फर्स्ट पर्सन स्पीकर को डिनोट करता है, तो कभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ अकॉर्ड वर्ब का यूज नहीं करते। यही वो कारण है कि जब अकॉर्ड के साथ हमें फर्स्ट पर्सन यूज करना होता है तो गलत हो जाता है, जबकि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए सही होता है। तो इसीलिए अगर फर्स्ट पर्सन है तो अपनी राय देना चाहता है तो एक फ्रेज यूज कर लिया करिए, इन माई ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, ठीक है। लेकिन सेकंड या थर्ड पर्सन कहना होता है तो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिज सही हो जाता। फर्स्ट पर्सन के साथ अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस नहीं बोल सकते। अगर फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व करना है तो अकॉर्ड वर्ब का मत यूज करिए, क्योंकि अकॉर्ड का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति से सहमत होना। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो ओपिनियन वर्ड का यूज करिए और एक फ्रेज बनाइए, इन माई ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन। ओके, अगला है 33, व्हाट इज द योर गुड नेम। देखिए अक्सर बोलचाल में, स्पोकन में हम लोग यूज कर देते हैं, बट ये कहना सही नहीं है। सिंपली ऐसा बोला करिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, ना कि ये बोलिए कि आपका शुभ नेम क्या है। तो हिंदी में तो अच्छा लगता है बट इंग्लिश में ये गलत माना जाता है। अगला, आई सा बैड ड्रीम। देखिए बैड ड्रीम नहीं, अगर आपने कोई बुरा या भयावह या डरावना सपना देखा तो उसके लिए एक वर्ड है, हमने पढ़ाया था, नाइटमेयर। नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब डरावना या भयावह सपना। ट्रांसलेट मत करिए कि बैड मतलब बुरा, ड्रीम मतलब सपना, जब उसके लिए इंग्लिश में ऑलरेडी एक वर्ड है नाइटमेयर, डरावना सपना। तो बैड ड्रीम मत लगाइए, सिंपली बोलिए नाइटमेयर मतलब डरावना सपना। अगला है द पैक आर्मी रिट्रीटेड बैक। रिट्रीट मतलब होता है पीछे आना, यानी बैक आना। तो रिट्रीट, रिपीट, रिइटरेट, इन सब में बैक या अगेन की मीनिंग ऑलरेडी होती है, तो इनके साथ बैक मत लगाइए। अगला है द एंड रिजल्ट। एक बात बताइए, जो रिजल्ट होता है वो अंत में ही होता है, तो रिजल्ट कभी भी एंड नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट तो अंतिम में आता ही है। तो रिजल्ट के साथ एंड मत यूज करिए। अगला, माई हस्बैंड एंड आई वर डिलाइटेड विद द फ्री गिफ्ट। एक बात बताइए, गिफ्ट के साथ कभी फ्री वर्ड मत यूज करिए, क्योंकि गिफ्ट जो होता है ना ऑलरेडी फ्री ही होता है, उसमें कोई चार्ज थोड़ी ना लिया जाता है। तो गिफ्ट में फ्री मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो गिफ्ट के साथ कभी भी फ्री वर्ड मत यूज करिए। अगला है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। तो इसको आप ऐसे लिखिए, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये ऐसे सही होगा। अभी मैं समझाता हूं कि क्यों, लेकिन ऐसे लिखिए, ऑल द लगा लीजिएगा, डेफिनेट कर लीजिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली मतलब उसके परिवार के सारे सदस्य, ये सही है। और ऑल हिज फैमिली मेंबर्स गलत है। इसके पीछे की वजह समझिएगा, फैमिली जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, और मेंबर जो है इसी कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। अगर इस मेंबर के पहले फैमिली लगा देंगे तो दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बन जाएंगे, और पहले वाला नाउन इसे मॉडिफाई करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, इसे मॉडिफाई कैसे करेगा। तो इसको आप आपकी मदद से उल्टा करके बना दीजिए, तो बनेगा ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सारे सदस्य। और जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो इसे बहुत डिटेल में बताया था। अगला, मिस्टर रमेश इज एन इंग्लिश टीचर। अगर आप इंग्लिश टीचर लिखेंगे तो इसका मतलब अंग्रेज अध्यापक, यानी एक ऐसा अध्यापक है जो विदेशी है, इंग्लैंड का है, अंग्रेज। जबकि आप ये नहीं कहना चाहते, कहना आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा टीचर जो अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इसे आप ऐसे लिखिए, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का अध्यापक, ये सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे गलत क्यों था। तो डियर स्टूडेंट, जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों को भी कहा जाता है, इसलिए इसमें एम्बिग्यूटी आ जाएगी। इसलिए हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर चल जाता है एक बार, लेकिन इंग्लिश टीचर नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश टीचर का कुछ बच्चे मतलब समझेंगे अंग्रेज अध्यापक, और कुछ बच्चे समझेंगे इंग्लिश का अध्यापक, तो इससे एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो इसलिए इसको ऐसे बना के लिखिए, आ टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का अध्यापक, तो क्लियर बात समझ आएगी। अगला, दे आर इन मेडिकल लाइन। देखिए मेडिकल कोई लाइन नहीं होती, मेडिकल एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन।
मेडिकल प्रोफेशन होता है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन होता है, टीचिंग लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं, मेडिकल लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं, बट ये स्लैग गलत है, आपको टीचिंग प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन बोलना चाहिए। अगला, हिज मोर वाइजर, ये जो वाइजर है, वाइज एक एडजेक्टिव होता है ना, वाइज क्वालिटी बताता है, तो वाइज का कंपैरेटिव वाइजर होता है, जैसे बिग का बिगर, तो जब ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पढ़ाया भी था। अगला, माई पास्ट हिस्ट्री, देखो भाई हिस्ट्री जो इतिहास होता है वो ऑलरेडी पास्ट का ही होता है, तो हिस्ट्री में पास्ट वर्ड ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो हिस्ट्री के साथ पास्ट मत यूज करिए। अगला है अवर टीचर टेक्स एग्जामिनेशन, देखिए मैंने बताया था टीचर के पर्पस, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो टेक्स नहीं, हमेशा गिव यूज करेंगे, GIVES, टीचर रहेगा तो टीचर गिव्स एग्जामिनेशन बोलिए, अगर स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन, हिंदी में उल्टा होता है और इंग्लिश में उल्टा, हिंदी में अक्सर हम लोग टेक मतलब लेना बोलते हैं, गिव मतलब देना बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता था कि टीचर टेक्स एग्जामिनेशन, टीचर एग्जाम ले रहा है तो सही है, लेकिन नहीं, टीचर रहा करे तो गिव बोला करिए और स्टूडेंट रहा करे तो टेक बोला करिए। इसके पीछे की वजह मैंने बताया था, क्योंकि जब आप टीचर बोलते हैं, टीचर गिव एग्जामिनेशन, उस पर्पस में या उस पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चा क्या रहा होता है, एग्जाम दे रहा होता है, टीचर ले रहा होता है, तो ध्यान रखिए कि इसमें उल्टा होता है, मैंने बहुत अच्छे से पीछे समझाया था। माई टू ट्विन सिस्टर, ट्विन का मतलब खुदाई दुई होता है, जैसे ट्रिपलेट मतलब 3 होता है, तो जब ट्विन का मतलब खुदाई 2 होता है तो 2 नंबर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सी डिनाइड, डिनाई हो गया, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, हेजिटेट हो गया, ये सब निगेटिव वर्ब है। अगर ये डिनाई निगेटिव वर्ड है, मना करना वर्ब है, तो अब दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। तो देखो दैट सी हैड नॉट फॉरगेट, तो ये नॉट निगेटिव वर्ब गलत है, क्योंकि डिनाई खुद एक निगेटिव वर्ब है, तो दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। अगला है आई कांट लेट यू इन अनलेस यू डू नॉट गिव, अनलेस, अनटिल, लीस्ट, ये सब निगेटिव आपके कंजंक्शन होते हैं, तो अनलेस ये निगेटिव कंजंक्शन है, अगर ये निगेटिव है तो इसके साथ निगेटिव दूसरा वर्ड नहीं आएगा, तो अनलेस आ चुका है इस क्लाज में तो नॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, और जैसे नॉट हटाएंगे डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डू भी हट जाएगा, बाकी यू प्लूरल सब्जेक्ट है, गिव प्लूरल वर्ब है, सही होगा, सिंपली डू नॉट हटा दीजिए क्योंकि अनलेस निगेटिव वर्ड है। अगला, एंजेलिना जोली इज एब्सोल्युटली सर्टेन, सर्टेन के साथ कभी भी एब्सोल्युटली का यूज नहीं करते, क्योंकि सर्टेन मतलब निश्चित होता है और एब्सोल्युटली एडवर्ब का भी यही मतलब होता है निश्चित रूप से, तो सर्टेन में ऑलरेडी एब्सोल्यूट मीनिंग होती है, तो एब्सोल्युटली ये एब्सोल्यूट नहीं यूज करते। अगला, द टीचर फॉरबिड, फॉरबिड का भी मतलब होता है, फॉरबिड मतलब मना करना, ये भी निगेटिव वर्ब है, तो इसके साथ भी दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, तो जो नॉट यहाँ पे लिखे हैं ये गलत है, हटा दीजिए। मैंने बताया था डिनाई हो गया, प्रोहिबिट हो गया, फॉरबिड हो गया, हेजिटेट हो गया, ये सब निगेटिव वर्ब है। अगला, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर, देखिए कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये सब आपके एडवर्ब हैं जो कंपेयर करने का काम करते हैं, तो दोबारा अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो आप फिर सिंपली पॉजिटिव डिग्री लगाइए, तो बेटर की पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, उसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट, तो ध्यान रखिएगा कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जो ये एडवर्ब होते हैं इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री मत लगाइएगा, सिंपली पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ऑलरेडी ये कंपेयर का काम करेंगे, तो दोबारा कंपेयर दिखाने वाला कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, तो कंपैरेटिव डिग्री ना लगा के पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, एडजेक्टिव में बहुत डिटेल मैंने बताया था आपको। अगला, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स मत करिए, उसी तरह का क्वेश्चन जो भी पढ़ाए थे इसको ऐसे लिख लीजिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यानी उसके परिवार के सारे सदस्य, अभी सेम शायद यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन दूसरा था, कॉन्सेप्ट यही था। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड, एक बात बताइए, जो रिक्वेस्ट होती है उसमें काइंड ऑलरेडी होती है, रिक्वेस्ट आदमी विनम्रता से ही करता है, दयालुता से ही करता है, तो काइंड वर्ड में ऑलरेडी, ये रिक्वेस्ट वर्ड में ऑलरेडी काइंड वर्ड या काइंडली वर्ड की मीनिंग इंक्लूड होती है, तो कभी भी रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली मत यूज करिए। अगला, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर, एक बात बताइए, अप्रोच का मतलब खुद ही होता है पास आना, तो और नियर मतलब भी पास होता है, तो कभी भी अप्रोच के साथ नियर वर्ड मत यूज करिए, क्योंकि दोनों का वही मतलब होता है। अगला देखिए, सपोजिंग इफ, सपोजिंग और इफ ये दोनों कंडीशनल कंजंक्शन है, दोनों की मीनिंग सेम होती है, तो आपकी मर्जी एक कोई लगाइए, चाहे सपोजिंग लगाइए चाहे इफ लगाइए, बट एक लगाइए, दोनों को एक साथ मत यूज करिए। अगला,
When he lent me some books, he asked me to return them back. रिटर्न में बैक या अगेन की मीनिंग ऑलरेडी होती है, इसलिए रिटर्न के साथ बैक मत लगाइए। अगला है he denied। डिनाई निगेटिव वर्ब है, तो ध्यान देना निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। तो he denied that कि he was not, तो निगेटिव वर्ड आ चुका था, तो अब not एडवर्ब नहीं आना चाहिए। अगला है the CM said that कि it was his decision and that nobody could get it changed। the CM said, CM ने कहा that कि it was his decision and that nobody could get it changed। सही तो लिखा लगता है। the CM said that कि it was his decision, ये उसका डिसीजन है, and और अच्छा ये देखो that भी कंजंक्शन है और and भी कंजंक्शन है। तो एक बात बताइए, जब and कंजंक्शन आ चुका है तो दैट कंजंक्शन लगाने की क्या जरूरत है? दो दो कंजंक्शन एक ही काम के लिए जरूरी ही नहीं है। तो ऐसे बोलिए द सीएम सेड, सीएम ने कहा दैट कि इट वाज हिज डिसीजन, या उसका डिसीजन है, एंड नोबडी कुड गेट इट चेंज, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। तो एक ही बात के लिए दो दो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, एंड मीनिंग कन्वे कर रहा था, तो दैट सुपरफ्लुअस था, हटा दीजिए। माई फादर आस्क मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी। एक बात बताइए, जब ये सफिशिएंट का भी वही मतलब है और इनफ का भी वही मतलब है, तो दो में से कोई एक लगाइए ना। या तो कहिए आई हैड सफिशिएंट मनी, ये भी सही है, या तो ऐसे कहिए आई हैड इनफ मनी, ये भी सही है। बट सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त, इनफ मतलब भी पर्याप्त, तो दोनों के एक साथ मत यूज करिए। या तो सफिशिएंट यूज करिए या तो इनफ, दोनों को एक साथ मत यूज करिए, दो में से कोई एक हटाइए। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अगेन काट दीजिए, क्योंकि रिपीट वर्ड जो है, रिपीट हो गया, रिटर्न हो गया, रिगेन हो गया, इन सब में अगेन और बैक की मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूड होती है। अगला है द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर। अभी ये क्वेश्चन कराए थे, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री इसका गुड है। अगला द कजिन सिस्टर। कजिन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं यूज करते, क्योंकि कजिन का खुद ही मतलब होता है सिस्टर या ब्रदर। स्टरडे इन द नाइट, कल की रात आप बताना चाहते हैं तो उसको ट्रांसलेट मत करिए, उसके लिए एक वर्ड है और वो फ्रेज है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात, तो ये पूरा फ्रेज है लास्ट नाइट, पिछली रात। इसको इतना ज्यादा ट्रांसलेट मत करिए, स्टरडे इन द नाइट। अगला प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएस विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, तो इसमें विद की मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूड है, तो विद कभी भी इस फ्रेज के साथ मत लगाया करिए। अगला है द आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक बात बताइए, चीफ मिनिस्टर के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, तो हमेशा नाउन लिखना पड़ता है, जैसे राम और बुक। तो आप ये कहना चाहते हैं राम की किताब, तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद समानता नाउन लिखते हैं, और अपॉस्ट्रोफी एस के बाद तो आगे वर्ब है, यानी नाउन है ही नहीं, तो इस अपॉस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्प्लाई इलस्ट्रेट अबाउट। देखो इलस्ट्रेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इश्यू हो गया, रेडिकूल हो गया, बेनिफिट हो गया, कम्बैक्ट हो गया, कंसर्न हो गया, अफेक्ट हो गया, इक्वल हो गया, पेनिट्रेट हो गया, साइन हो गया, और इन्वेस्टिगेट हो गया, कंप्राइज हो गया, अवेट हो गया, रीच हो गया, टोल्ड हो गया, आस्क हो गया, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, और आपका अर्ज हो गया। फिर इधर चले आइए, ज्वाइन हो गया, इंश्योर हो गया, कंप्लीट कांग्रेचुलेट हो गया, इक्वल हो गया। ये सारी की सारी वर्ब ट्रांसटिव होती हैं, और ट्रांसटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई बीच में प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए कि ट्रांसटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो पूरा फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाएगा, जो कि ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता एडजेक्टिव एडवर्ब, तो गलत हो जाएगा। तो ट्रांसटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए। तो इलस्ट्रेट होता है एक्सप्लेन करना, ये ट्रांसटिव वर्ब है। तो क्या एक्सप्लेन किया, आगे द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन को एक्सप्लेन किया, वो ऑब्जेक्ट है, अबाउट लगा के आपने गलत किया, तो इलस्ट्रेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इन सब के साथ कोई प्रीपोजिशन मत लगाइए, ये ट्रांसटिव वर्ब है। या आप ऐसे समझिए, कोई भी ट्रांसटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन मत यूज करिए। परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइटर टाइम्स फॉर द क्लेम्स सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड ओवर। ओवरराइड ओवर नहीं होता है, ये सिंपली ये वर्ड होता है ओवरराइड, ना कि ओवरराइड ओवर। अगला देखिए थ्रू आउट द होल ईयर। एक बात बताइए, थ्रू आउट एडवर्ब का भी मतलब होता है पूरा, और होल का मतलब भी पूरा होता है, तो या तो थ्रू आउट लगाओ या तो होल लगाओ, या तो ऐसे कहो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल, या तो ऐसे कहो होल ईयर।
ना, लेकिन थ्रू आउट और होल एक साथ मत यूज करो, या तो थ्रू आउट लगा लो या तो होल लगा लो, लेकिन दोनों को एक साथ मत यूज करो। तो थ्रू आउट द ईयर ये भी सही है, या फिर द होल ईयर ये भी सही है, लेकिन दोनों को एक साथ मत यूज करो। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज, अब रीजन ये नाउन है और रीजन का मतलब कारण होता है, तो अब कोई भी कारण दिखाने वाला शब्द नहीं आना चाहिए, ना बिकॉज, ना सिंस, ना एज, ना ड्यू टू, ना ओइंग टू, ना ऑन अकाउंट ऑफ, या कोई भी वर्ड ऐसा नहीं आना चाहिए जो कारण बताए। तो रीजन आ गया तो देखो ये बिकॉज आया, तो बिकॉज भी कारण बताता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, गलत है। लेकिन ध्यान देना आगे दे हैव नॉट टू बीन, ये पूरी एक क्लाज है, तो एक क्लाज को जोड़ने के लिए एक क्लाज ये है और एक क्लाज वो है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। तो रीजन के साथ, ये तो नाउन है, कंजंक्शन तो है नहीं, तो इसके साथ एक क्लाज, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज बनाने के लिए नाउन क्लाज, क्योंकि इज अकेले ये लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो दैट लगा दोगे तो नाउन क्लाज बन जाएगी। इसीलिए आप रटे रहते हो, कंजंक्शन में डिटेल में समझाया था कि द रीजन के साथ दैट क्यों आता है, तो दैट लगा लेना, ठीक है। आगे क्लाज होगी तो, क्लाज नहीं होगी तो दैट भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन द रीजन के साथ या रीजन के साथ बिकॉज, सिंस, एज या कोई भी कारण दिखाने वाला वर्ड तो नहीं आएगा। अगला है मेनी पीपल डोंट हार्डली। एक बात बताइए, हार्डली खुद ही ये निगेटिव एडवर्ब है, हार्डली, स्कार्सली, बियरली, रेयरली, सेल्डम ये निगेटिव एडवर्ब है, तो नॉट लगाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो ऑलरेडी ये निगेटिव वर्ड है हार्डली, तो इसके साथ आप क्या करिए, डू नॉट हटा दीजिए, यानी नॉट हटाएंगे तो डू और डच की भी जरूरत नहीं होगी, तो पूरा हट जाएगा। अगला है दे वर क्वाइट ऑल राइट। एक बात बताइए, या तो क्वाइट ही लगा लीजिए या आप ऑल राइट ही लगा लीजिए, क्योंकि क्वाइट का मतलब पूरा होता है, संपूर्ण, और ऑल राइट का मतलब पूरी तरह से सही, लेकिन क्वाइट और ऑल राइट को एक साथ मत यूज करिए, दो में से कोई एक यूज करिए। अगला दे स्टे इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक बात बताइए, ये पीरियड और टाइम ये दोनों क्या हैं, आपके दोनों टाइम को ही बताते हैं, पीरियड भी समय को बताता है और टाइम भी समय को ही बताता है, तो आप ऐसे बोलिए दे स्टे इन कश्मीर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, या तो ऐसा बोलिए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, या तो बोलिए फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये क्या है कि पीरियड और टाइम दोनों को चिपकाए हो, दो में से कोई एक लगाओ, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों समय को ही बताते हैं। अगला है सी रिम्बर्स। रिम्बर्स का मतलब भी होता है बैक की मीनिंग इंक्लूड है, तो अगर बैक की मीनिंग अरे वापस करना कोई चीज किसी से लिए हो, तो जब बैक ऑलरेडी इसमें बैक और अगेन की मीनिंग है तो बैक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला है प्लीज रिमेंबर दैट डॉक्टर सरन, या जो भी है, हु इज अ सर्जन इज माई कजिन, तो कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं यूज करते। I took a day's leave to attend a dear departed friend's funeral service। एक बात बताएं, फ्यूनरल जो होती है वो एक तरह से दाह संस्कार वाली है, तो ऑलरेडी हमने पीछे बताया था कि वो सर्विस ही होती है, सेवा ही, तो फ्यूनरल के साथ कभी भी सर्विस वर्ड का यूज नहीं करते। अगला है अनलेस यू डू नॉट, तो अनलेस ये खुद ही निगेटिव कंजंक्शन है, अगर निगेटिव है तो डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं, अनलेस निगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव एडवर्ब है, नॉट हटेगा तो डू डच भी हट जाएगा, अब यू प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा तो वो सही हो जाएगा। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल एज, देखिए एज सक्सेसफुल एज जो है ये सिमिली का स्ट्रक्चर है, एडजेक्टिव में बताए थे, और सिमिली जो होता है इक्वालिटी दिखाता है, तो अगर आप सिमिली का स्ट्रक्चर एज और एज या सो और एज और बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब लगाते हो तो ये आपका सिमिली का स्ट्रक्चर होता है, डिग्री में बताया था, पास्ट डिग्री में, ये इक्वालिटी या सिमिलरिटी शो कर रहा होता है। तो जब ये स्ट्रक्चर आप यूज कर लिए हो तो कभी भी इसके साथ इक्वली या इक्वल ये सब एडवर्ब मत यूज करना, क्योंकि उसका मतलब ही होता है, और या फिर वो स्ट्रक्चर मत यूज करो, ये वर्ड यूज कर लो, लेकिन सिमिली के स्ट्रक्चर के साथ कभी भी इक्वली या इक्वल वर्ड मत यूज करो, क्योंकि दोनों का वही मतलब निकलता है। He wanted to know whether it was the right and proper। एक बात बताओ, राइट मतलब सही होता है, प्रॉपर मतलब उचित होता है, तो दो में से कोई एक यूज करो ना, दोनों को काहे यूज करोगे, दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम है, या तो लिखो द राइट या तो लिखो प्रॉपर, राइट और प्रॉपर दोनों ना लिखो। द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं है, इसको कहना चाहते हो आप अंग्रेज अध्यापक, तो आपको कहना पड़ेगा द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। और इसकी पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस हब 247, सक्सेस हब 247, उस पे ये पीडीएफ पड़ी है, तो आप जाके वहां से पीडीएफ कलेक्ट कर लेना। ही विश टू ज्वाइन लेक्चरशिप बिकॉज द थिंग्स दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोफेशन। अच्छा एक बात बताओ, लेक्चरशिप नहीं लिखा, देखो लिखा क्या है, लेक्चररशिप, लेक्चररशिप नहीं होता, सिंपली वर्ड होता है लेक्चरशिप, तो LECTU
RE ये लेक्चर हो गया, और लिखा क्या है लेक्चरर, ध्यान से देखो लेक्चरर लिखा है, तो लेक्चररशिप ना करके लेक्चरशिप करो, LECTURE लेक्चर, और SHIP RS हटा दो या जो भी हो, लेक्चररशिप नहीं होता लेक्चरशिप होता है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इन द टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन नहीं होता, मेडिकल लाइन नहीं होता, बोलने में अच्छा लगता बट टीचिंग लाइन मेडिकल लाइन नहीं होता, टीचिंग प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन होता, तो लाइन हटा के प्रोफेशन लिखो, टीचिंग प्रोफेशन। अगला देखो, अगला है आपका नाउ अ डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन, तो फॉरेन मत बोलो, अगर कोई विदेश में रह रहा है तो उसके लिए एक वर्ड होता है अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश में कोई ऐसी जगह, ठीक है, तो फॉरेन ना बोल के अब्रॉड बोला करिए। अकॉर्डिंग टू मी ना बोलिए, इन माई ओपिनियन, अभी इस तरह का बताया था, इन माई ओपिनियन, क्योंकि अकॉर्ड वर्ब जो होती है वो सहमति को दिखाती है किसी थर्ड पार्टी से, और आप अपनी राय देना चाहते हैं तो इन माई ओपिनियन बोलिए मेरी तरफ से। इन स्पाइट ऑफ हिज, अरे अच्छे से भी डिटेल में समझाया था पीछे, इन सिंसियरिटी ही वॉज अवार्डेड 100% मार्क्स, 100% मार्क्स मत बोलिए, अगर बोलना है फुल मार्क्स पाया तो या तो फुल मार्क्स बोलिए या तो 100% मार्क्स बोलिए, 100% मार्क्स मत बोलिए, या तो 100% बोलिए या तो फुल मार्क्स बोलिए, लेकिन ये 100% मत बोलिए। आप हिंदी में 100% होता है ना, उसी को आप ट्रांसलेट कर देते हो 100%, तो ये नहीं सही है, या तो 100% बोलिए या तो फुल मार्क्स बोलिए, लेकिन 100% मत बोलिए। द पासिंग मार्क्स, पहले बात मार्क नहीं, यहाँ पे मार्क्स होगा, और पासिंग मार्क्स नहीं होता, मैंने कहा था पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स, और क्यों होता है ये सब मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाया था। मेनी पीपल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल ऑफ द सिटी, यहाँ पे पीपल्स नहीं होगा, पीपल्स मतलब होता है शिष्य, और शिष्य का काम होता है सिर्फ पढ़ना ना कि पढ़ाना, जबकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट में दोनों कैटेगरी आती है, स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स का मतलब ऐसे बच्चे जो पढ़ते भी हैं और पढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ पे पढ़ाने की बात आ रही है ना, तो इसका मतलब ये पीपल्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ता भी है और पढ़ा भी सकता है, लेकिन पीपल्स सिर्फ शिष्य होते हैं, सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ाते नहीं है। और ये सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चला वो टीचर्स हैं, यानी पढ़ाने का भी काम करते हैं पब्लिक स्कूल में, इसका मतलब स्टूडेंट्स कहना ज्यादा उचित होगा। एज माई नेबरर्स, नेबरर्स नहीं होता, नेबर्स होता है, पड़ोसी आपके कई हैं तो नेबर्स सिंपली बोलिए, नेबरर्स मत बोलिए, तो यानी EIGHBOURERS जो लिखा है नेबरर्स, तो सिंपली नेबर होता है, ठीक है, क्या होता है नेबर, ER मत लगाइए, और ER हटा के सिंपली नेबर्स बोलिए, नेबर्स होता है ना नेबर पड़ोसी, तो नेबर्स बोलिए ना कि नेबरर्स बोलिए। ही रैन अप फास्टली, फास्टली कोनो वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, एक वर्ड होता है फास्ट, फास्ट मतलब तेज, तो कई बार फास्टली सुनने में अच्छा लगता है बट फास्टली कोई वर्ड नहीं है। ही पुट हिज साइन, देखिए हिज ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर होता है, हिज माई योर अवर, इनके बाद हमेशा नाउन देना पड़ता है, तो सिंग तो वर्ब है तो इसका नाम सिग्नेचर होता है ना, सिग्नेचर NATURE, सिग्नेचर, साइन वर्ब है। अच्छा सिंग लिखा था क्या, एक मिनट थोड़ा देखो, ही पुट हिज सिंग एट द, साइन लिखा है ना, साइन सिंग एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट, तो सिग्नेचर का सेंस है भाई, तो सिग्नेचर करो, SIGN स्पेलिंग गलत थी, तो सिग्नेचर NATURE, साइन जो है स्पेलिंग बना लेना, SIGN लिखा था साइन, और साइन नहीं, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा, और साइन का नाउन सिग्नेचर होता है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, एक बात बताओ, वेरी मतलब भी बहुत होता है, इनफ मतलब भी बहुत होता है, तो दोनों का मतलब सेम है, तो या तो वेरी लगा लो या तो इनफ लगा लो, ये क्या है कि दोनों का है चिपकाओगे ना, आप खुद समझिए, दो में से एक कोई लगाइए, तो वेरी फ्रेंडली बोलना चाहते हैं तो ठीक है, या फिर फ्रेंडली इनफ बोलना चाहते हैं वो भी सही है, लेकिन वेरी और फ्रेंडली इनफ एक साथ मत यूज करिए, दो में से कोई एक यूज करिए। और इनफ ध्यान रखिएगा एडवर्ब होता है तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा, और फ्रेंडली ये एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन होता है, फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, इन अ फ्रेंडली मैनर एडवर्ब होता है, तो ये फ्रेंडली एडजेक्टिव है, बस ध्यान रखना, इनफ लगाओगे तो बाद में आता है एडवर्ब, इनफ और वेरी लगाओगे तो ये पहले आता है, लेकिन दो में से कोई एक लगाओ, चाहे ऐसे बोलो ही वॉज वेरी फ्रेंडली, या ऐसे बोलो ही वॉज फ्रेंडली इनफ, ज्यादा दिमाग सनके तो ऐसे इनफ काट लो, बस वेरी लगाओ, हो गया, ज्यादा दिमाग के ना लगाओ। अगला चलो, अगला है आपका
द ओल्ड मैन आस्क मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट, इन सब के लिए प्लेस के लिए प्लेस नहीं, रूम यूज करते हैं। जो ऐसी जगह ऐसा प्लेस जो घिरा हो उसके लिए हमेशा रूम लगाते हैं। नाउ ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था रूम। तो कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट एक बंद जगह, घिरी हुई जगह होगी तो उसके लिए रूम लगाना चाहिए। प्लेस तो स्थान होता है कोई भी। योर सजेशंस आर ऑलमोस्ट एन अप्रोप्रिएट इफेक्टिव। एक बात बताइए, जब अप्रोप्रिएट आपने यूज कर लिया तो ऑलमोस्ट लगाने की कोई मीनिंग नहीं है। अप्रोप्रिएट मतलब एकदम सटीक, उचित, और ऑलमोस्ट मतलब भी लगभग लगभग। तो अप्रोप्रिएट के साथ ऑलमोस्ट मत लगाओ। यू हैव एब्सोल्युटली लास्ट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब भी होता है लगभग लगभग, और एब्सोल्युटली मतलब होता है पूर्णतः। तो ऑलमोस्ट के साथ कभी भी एब्सोल्युटली वर्ड का यूज मत करो, क्योंकि मीनिंग लगभग दोनों की सेम है। I remember especially the walks we all took jointly together every day in Central Park। एक बात बताइए, जब टुगेदर का मतलब खुद है साथ साथ होता है, तो टुगेदर के साथ ज्वाइंटली वर्ड का यूज करना ही नहीं चाहिए। ज्वाइंटली के साथ टुगेदर का मत यूज करो, क्योंकि दोनों का मतलब टुगेदर मतलब साथ साथ, ज्वाइंटली मतलब ज्वाइंट हो गए, तो दो में से एक का यूज करो। टुगेदर लगाए हो, ज्वाइंटली हटा ही लो। द म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति या समझौता। तो ये म्यूचुअल ही होगा। जब दो लोग या चार लोग सहमत होते हैं तो आपस में सबकी राय मिलती है, तो म्यूचुअल मतलब पारस्परिक होता है। और एग्रीमेंट अगर हुआ है तो ऑलरेडी म्यूचुअलिटी रही होगी। तो एग्रीमेंट के साथ कभी म्यूचुअल वर्ड का यूज मत करो। ऑनेस्टी, साइंस एंड इक्विटी शुड बी द बेसिक फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब आधारभूत होता है, और फंडामेंटल और बेसिक ये दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फंडामेंटल के साथ कभी भी बेसिक वर्ड का यूज मत करिए। अगला, माई पास्ट, हिस्ट्री के साथ कभी भी पास्ट मत यूज करिए, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट ही होती है। माई सिस्टर वॉज अमेज्ड व्हेन द डॉक्टर टोल्ड हर दैट कि शी वॉज गोइंग टू हैव 3 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स मतलब 3 होता है, तो 3 लगाने की फिर क्या जरूरत है। दे हैड नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। जब ऑप्शन का मतलब खुद ही विकल्प होता है तो अल्टरनेटिव लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अल्टरनेटिव ऑप्शन दोनों का वही मतलब होता है। तो ऑप्शन लगा लो, अल्टरनेटिव की क्या जरूरत है, दोनों का वही मतलब होता है। तो ऑप्शन के साथ अल्टरनेटिव का यूज मत करिए। आई यूज योगा एज अ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। तो जो ये थेराप्यूटिक होता है, थेराप्यूटिक, ये एक चिकित्सा ही होता है। चिकित्सा ही एक तरीके की होती है, ट्रीटमेंट ही होता है। तो इस वर्ड के साथ कभी भी ट्रीटमेंट का यूज मत किया करिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर यूजुअल ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन होती है ना परंपरागत, वो समान नहीं होती है, यूजुअल हो, समानता ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिशन के साथ कभी भी यूजुअल वर्ड का यूज मत किया करिए। आई मेड एन अनइंटेंडेड मिस्टेक। जो मिस्टेक होती है ना, गलती, वो अनचाहे में ही होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता। और अनइंटेंडेड मतलब गैर इरादतन, अनजाने में। तो ये वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टेक अनजाने में ही होती है। अगला है ही वॉज स्टिल रिमेनिंग। ही वॉज स्टिल रिमेनिंग पेल। एक बात बताओ, स्टिल मतलब भी होता है अभी भी, और रिमेनिंग मतलब भी शेष, अभी तक। तो जब स्टिल आप एडवर्ब लगा दिए हैं अभी तक, तो रिमेनिंग वर्ड लगाना सुपरफ्लुअस है, क्योंकि मीनिंग सेम है। स्टिल की रिमेनिंग की सेम है, तो स्टिल लगा दिए तो रिमेनिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल मतलब भी अभी तक या अभी भी, और रिमेनिंग मतलब भी अभी भी जो शेष है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो स्टिल के साथ रिमेनिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। The rest of the spacious apartment was decorated in the same identical black। एक बात बताइए, जो आइडेंटिकल होता है इसका भी मतलब समान होता है, और जो सेम होता है उसका भी मतलब समान होता है। तो जब सेम आ चुका है तो फिर आइडेंटिकल लगाने की क्या जरूरत है, या आइडेंटिकल है सेम लगाने की क्या जरूरत है। तो दो में से कोई एक ही लगाइए, ठीक है। और ज्यादा अच्छा है सेम आ चुका है, आइडेंटिकल हटा दीजिए। द फॉरेन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुने होंगे ना, आयात निर्यात। तो ये ऑलरेडी फॉरेन में ही होता है, इंटरनेशनल ही होता है, देश के अंदर नहीं करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये ऑलरेडी फॉरेन ही होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ फॉरेन वर्ड का यूज नहीं करते। वी बोथ मेड द डिफिनिट डिसीजन। जो डिसीजन होता है, निर्णय, वो अपने आप में डिफिनिट, निश्चित ही होता है। तो डिसीजन के पहले कभी भी डिफिनिट या इनडिफिनिट नहीं लगाते। अगला है इट वॉज एन एक्चुअल फैक्ट। जो फैक्ट होता है ना, वो एक्चुअल ही होता है, तथ्यात्मक ही होता है। तो फैक्ट में ऑलरेडी एक्चुअल मीनिंग कन्वे करती है, तो फैक्ट के साथ एक्चुअल मत यूज करिए। अगला है आई वॉज इन अ डिफिकल्ट डिलेमा। डिलेमा का मतलब खुद ही होता है डिफिकल्ट वाली सिचुएशन। तो डिलेमा में डिफिकल्टी या डिफिकल्ट वर्ड ऑलरेडी मीनिंग इंक्लूड होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स
आई वॉज डायरेक्टली कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना, तो सामना आदमी डायरेक्टली तो करता है, डायरेक्ट जाके, तो कन्फ्रंटेड वर्ड के साथ या कन्फ्रंट वर्ड के साथ डायरेक्ट या डायरेक्टली मत यूज करिए। द इंड रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है वो अंतिम में ही आता है, तो रिजल्ट के साथ कभी भी इंड मत लगाइए। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द हर आई सीसा सचिन इंटरनी इन द लिविंग रूम, तो इंटर जो वर्ड होता है इसके साथ इन या इनटू या कोई प्रीपोजिशन मत लगाइए। जब इंटर का मतलब किसी प्लेस के में प्रवेश करना हो, रूम में, कंपार्टमेंट में, अपार्टमेंट में, ऑफिस में, जब हाथ पैर लेके कहीं आप प्रवेश करते हैं तब इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन मत लगाइए। हालांकि इंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब एग्रीमेंट में, रिलेशनशिप में शामिल होना, लेकिन जब आप फिजिकली हाथ पैर लेके किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं तब इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। अगला, द मैन टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क एज अ टेम्पोररी रिप्राइव। रिप्राइव मतलब होता है किसी को नौकरी से कुछ समय के लिए निकाल उकाल देना, स्थगित कर देना, तो रिप्राइव का मतलब खुद ही होता है टेम्पोररी, तो रिप्राइव के साथ टेम्पोररी वर्ड नहीं यूज करते। अगला, ऑफन पीपल डू नॉट मेक अ विल बिकॉज दे आर कंफ्यूज बाई लेंदी लीगल टेक्निकल जार्गन। जार्गन का मतलब खुद ही होता है कोई टेक्निकल फॉल्ट, तो जार्गन के साथ टेक्निकल वर्ड का यूज करना कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जार्गन जो त्रुटि होती है वो टेक्निकल ही होती है। द टोटल सम नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब आपने टोटल लगा दिया है तो सम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल और सम का लगभग मीनिंग सेम होता है, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप बोल दिए हैं तो सम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल के साथ सम मत यूज करिएगा, ऐसे समझ लीजिए। दे अवार्डेड हर अ गोल्ड मेडल फॉर हर सक्सेसफुल अचीवमेंट, तो अचीवमेंट जो होती है, उपलब्धि, वो सक्सेसफुल ही होती है, तो अचीवमेंट के साथ सक्सेस या सक्सेसफुली या सक्सेसफुल मत यूज किया करिए। अगला है, सुमित वाज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन एंड ही हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, वो क्या होता है, अनुभव क्या होता है, पहले का ही होता है। ऐसे जब आप कोई काम करते हैं तब उससे अनुभव मिलता है, तो एक्सपीरियंस के साथ कभी भी प्रायर वर्ड का मत यूज करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रायर पिछला ही होता है। जो काम करते हैं, गलती होती है तो उससे आप सीखते हैं, और प्रायर मतलब पहले का होता है, पुराना या पिछला, तो एक्सपीरियंस के साथ कभी भी प्रायर वर्ड का यूज मत करिए। He didn't even took at her and her hope plummet down again, तो प्लमेट के साथ डाउन वर्ड का मत यूज करिए, क्योंकि प्लमेट वर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज का बहुत तेजी से गिरना, और डाउन का भी मतलब होता है नीचे, तो प्लमेट में डाउन ऑलरेडी है, तो इसलिए प्लमेट के साथ डाउन या अप मत यूज किया करिए। हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ कभी भी पर्सनल मत यूज करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी खुद का होता है, तो पर्सनल व्यक्तिगत लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक्स स्टिमुलेशन इज non-invasive focused brain stimulation that uses pulsed magnetic fields is a new innovation। इनोवेशन मतलब नवीनीकृत होता है, और न्यू का मतलब नया होता है, तो इनोवेशन में न्यू की मीनिंग ऑलरेडी है, तो इनोवेशन वर्ड के साथ न्यू का यूज मत करिए। अगला है, मिस्टर सिन्हा ज्वाइंटली कोलैबोरेटेड। भैया कोलैबोरेटेड का मतलब ही होता है किसी के साथ ज्वाइंट होना ना, तो कोलैबोरेट के साथ कभी भी ज्वाइंटली वर्ड का यूज मत करिए, क्योंकि कोलैबोरेटेड में ऑलरेडी ज्वाइंटली की मीनिंग कन्वे करते हैं। कोलैबोरेट मतलब साथ साथ, ज्वाइंट होके। अगला है, वर्क हैज आल्सो बिगन ऑन रिप्लेसिंग द व्हाइट चिमनीज विद एग्जैक्ट रिप्लिका। रिप्लिका का मतलब होता है कोई चीज जो हूबहू है, एग्जैक्ट है, सेम है, तो रिप्लिका के साथ कभी भी एग्जैक्ट या सेम वर्ड का यूज मत करिए, क्योंकि रिप्लिका में एग्जैक्ट या सेम की मीनिंग ऑलरेडी होती है। ही डिस्क्राइब्ड एग्जैक्टली द सेम, तो यहाँ पे द सेम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली का मतलब हूबहू और सेम का मतलब भी वही, तो एग्जैक्टली वर्ड के साथ सेम मत लगाओ, क्योंकि सेम एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन भी आना चाहिए, तो आगे नाउन नहीं है तो सेम हटा दो, ज्यादा अच्छा है। और एग्जैक्टली और सेम एक साथ तो यूज होगा नहीं, क्योंकि लगभग मीनिंग सेम है। सी इज अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर प्लान। देखो, प्लान अगर यूज किया हो तो फ्यूचर मत यूज करो, क्योंकि प्लान जो होता है वो फ्यूचर का ही होता है, प्रेजेंट या पास्ट का नहीं होता। The lazy woman always chooses the her parking spot based on its close proximity। तो proximity का मतलब नजदीकी होता है, और नजदीकी अगर ये नाउन है मीनिंग कन्वे, तो क्लोज भी नजदीक होता है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए, और शुरू में आपको कॉन्सेप्ट दिया।
यकीन मानिए अगर ये सुपरफ्लुअस अच्छे से आप नोट्स वगैरह बना लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे डिफेंस में, चाहे एसएससी में, चाहे बैंकिंग में, चाहे टीजीटी पीजीटी में, चाहे किसी भी एग्जाम में। इसकी पीडीएफ आपका जो सक्सेस हब 247 के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है वहां पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है। और अगर ये वीडियो वगैरह आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। पेड बैच ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं, बहुत डिटेल में हर एक चैप्टर में बहुत डिटेल में क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। ओके।